कदमों पे तेरे बादल झुकेंगे जब तक तुझे एहसास है जागीर तेरी। हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट स्क्वाड 21 में। तो आज हम लाए हैं आपके लिए हिंदी भाषा शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी रीट भर्ती से बहुत ही जुड़े हुए हैं और इसी जो रीट भर्ती का सिलेबस है उसी के आधार पर है। और जो हिंदी भाषा शिक्षण है वो कुल 15 अंक का आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ हम इसकी व्याख्या भी करेंगे इन प्रश्नों के साथ, तो आप इन प्रश्नों को नोट कर लेना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं और शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और ये जो सभी जो प्रश्न मैं यहाँ पर कराऊंगा वे सभी हिंदी भाषा शिक्षण की जो विधियां होती हैं या जिन्हें कहते हैं शिक्षण उपागम, उससे संबंधित होंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न मैं लिख रहा हूं साहचर्य विधि। कौन सी विधि? साहचर्य विधि। तो साहचर्य विधि का प्रकार है, यानी आपको बताना है 4 विकल्पों में से कि साहचर्य विधि का इनमें से कौन सा प्रकार है। पहला साहचर्य विधि का प्रकार है, पहला मैं लिख रहा हूं विकल्प प्रत्यक्ष विधि। दूसरा विकल्प डाल्टन विधि। तीसरा विकल्प अनुकरण विधि। और चौथा विकल्प सैनिक विधि। कौन सा विकल्प? चौथा सैनिक विधि। तो सभी प्रश्न विधियों से लिए गए हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछा है? साहचर्य विधि का प्रकार कौन सा है। यानी जो साहचर्य विधि होती है, जिसे खेल विधि के नाम से भी जानते हैं, उसके कुछ प्रकार होते हैं जो कि बहुत ही प्रचलित प्रकार हैं। उनमें से कौन सा प्रकार इन विकल्पों में दिया गया है वो आपको चुनना है। तो बड़ी सावधानी से आपको चुनना होगा। तो प्रत्यक्ष विधि नहीं है, अनुकरण विधि नहीं है, सैनिक विधि नहीं है, बल्कि साहचर्य विधि का एक और प्रकार है जिसे कहते हैं डाल्टन विधि। क्या कहते हैं? डाल्टन विधि। और डाल्टन विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि इस विधि का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो अमेरिका के डाल्टन शहर में हुआ था। और इसके जो प्रतिपादक हैं वो है कुमारी हेलना। कौन है? कुमारी हेलना पारखष्ट। तो जो विद्वान है कुमारी हेलना, उन्होंने इस विधि को प्रतिपादित किया था और इसका प्रयोग अमेरिका के डाल्टन शहर में सबसे पहले हुआ था, इसलिए इसी का नाम है डाल्टन विधि। और ये क्या है? साहचर्य विधि का ये क्या मानी जाती है? प्रकार मानी जाती है। तो ये हो गया आपका पहले प्रश्न की व्याख्या। तो बड़ा ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? फ्रोबेल। क्या है? फ्रोबेल। तो फ्रोबेल के द्वारा प्रतिपादित विधि कौन सी है? ठीक है, यानी उन 4 विकल्पों में से आपको उस विधि को चुनना है जो कि विद्वान फ्रोबेल ने प्रतिपादित की थी। अब मैं दे रहा हूं आपके ऑप्शन। पहला किंडरगार्टन, दूसरा मोंटेसरी विधि, तीसरा डाल्टन विधि, और चौथा आगमन विधि। कौन सी विधि? आगमन विधि। यानी फ्रोबेल के द्वारा प्रतिपादित वह कौन सी विधि है जो कि विद्वान फ्रोबेल ने प्रतिपादित की थी। तो इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है। अब आप एक विकल्प को तो चुननी, यानी
हटाई दोगे, वो कौन सी है, डाल्टन विधि। क्योंकि डाल्टन विधि मैंने इससे पहले जो प्रश्न था उसमें मैंने बताया था, जो डाल्टन विधि के जो प्रतिपादक थी वो थी कुमारी हेलेना, तो डाल्टन विधि तो होगा ही नहीं, ठीक है। बाकी जो मॉन्टेसरी विधि है उसके जो प्रतिपादक थी वो थी इटली की एक शिक्षिका थी मारिया मोंटेसरी। कौन थी, मारिया मोंटेसरी, तो ये भी नहीं होगा। और आगमन विधि, तो ये भी नहीं होगा आगमन विधि। सिर्फ क्या बचता है, किंडरगार्टन विधि बचता है, जो कि फ्रोवेल द्वारा प्रतिपादित की गई थी, और यह भी एक प्रकार की क्या है, खेल विधि है, या जिसे साचर विधि के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रोवेल के द्वारा किंडरगार्टन जो विधि है वो प्रतिपादित की गई थी। तो ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी आपको नोट कर लेना है। इन प्रश्नों की जो पीडीएफ होती है या जो नोट्स होते हैं वो टेलीग्राम पर मिलते हैं, तो टेलीग्राम को आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 कौन सी है, इनमें से किस विधि का उपयोग करने से बालकों में लेखन कौशल का विकास नहीं हो पाता। ठीक है, प्रश्न क्या है, इनमें से वह कौन सी विधि है जिसका उपयोग करते समय या उपयोग करने से बालकों में लेखन कौशल का विकास नहीं हो पाता। ठीक है, तो हिंदी में कौशल होते हैं, हिंदी भाषा शिक्षण में, ठीक है, उन्हीं में से एक कौशल होता है लेखन कौशल। तो किस विधि का उपयोग करने से कौशल, जो लेखन कौशल है वह विकसित नहीं हो पाता, इनमें से कौन सी विधि है वो आपको बतानी है। तो पहला ऑप्शन दे रहा हूं मैं, पहला ऑप्शन है ध्वन्यात्मक विधि। क्या है, ध्वन्यात्मक विधि। अगला ऑप्शन है श्रुति लेखन विधि। अगला विकल्प है खेल विधि। और चौथा विकल्प है अनुकरण विधि। ठीक है, तो ये वो 4 विधियां हैं जिनमें से आपको बताना है कि किस विधि का उपयोग करने से बालकों में लेखन कौशल का विकास नहीं हो पाता। तो पहली है ध्वन्यात्मक, दूसरी श्रुति लेखन, तीसरी खेल विधि और चौथी अनुकरण विधि। तो इनमें से कौन सी विधि का उपयोग करने से लेखन कौशल का विकास नहीं होता, तो वो है खेल विधि। कौन सी विधि, खेल विधि, क्योंकि खेल खेल में बालकों को सिखाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर कोई भी जो लेखन जो कौशल होता है वो उनका इतना अधिक विकसित नहीं हो पाता। बाकी जो विधियां हैं ध्वन्यात्मक, श्रुति लेखन और अनुकरण, जब इन विधियों को पढ़ेंगे तब हम यह जान पाएंगे कि इन विधियों का उपयोग करने से जो लेखन कौशल है उसमें उसका विकास आसानी से हो जाता है, लेकिन खेल विधि का उपयोग करने से लेखन कौशल इतना विकसित नहीं हो पाता। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, तीसरा, खेल विधि। ठीक है, कौन सा होगा, खेल विधि। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, प्रश्न नंबर 4 है बुनियादी, क्या है, बुनियादी शिक्षा की अवधारणा से संबंधित विधि कौन सी है।
ठीक है, प्रश्न आपको ध्यान से समझना है। क्या दे रखा है? बुनियादी शिक्षा। तो बुनियादी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है या बुनियादी शिक्षा की जो अवधारणा है वह किस विधि से संबंधित है या किस विधि से जुड़ी हुई है या किस विधि से उसका संबंध रहता है। पहला ऑप्शन दे रहा हूं मैं, समवाय विधि। दूसरा ऑप्शन है सैनिक विधि। तीसरा ऑप्शन है पर्यवेक्षित विधि। ठीक है, अगर आपने विधियां नहीं पढ़ी हुई है तो आपको परेशानी हो सकती है, वरना बहुत ही सिंपल से ये क्या है क्वेश्चन है। तो समवाय, सैनिक, पर्यवेक्षित और अगला है खेल विधि। ठीक है, तो आपको बताना है बुनियादी शिक्षा की अवधारणा का संबंध इनमें से किस विधि से है। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा समवाय विधि, क्योंकि समवाय विधि वह विधि है जिसमें बुनियादी शिक्षा का जिससे गहरा संबंध है और बुनियादी शिक्षा की जो अवधारणा दी गई थी वो महात्मा गांधी के द्वारा 1937 में दी गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? समवाय। अब क्या होती है समवाय या किसे कहते हैं समवाय, वो हम तब पढ़ेंगे जब हम इन विधियों का जब लेक्चर करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि समवाय विधि क्या है और इसका उपयोग कब किया जाता है और क्यों किया जाता है। अगला प्रश्न लिख रहे हैं हम, पांचवा। और पांचवा प्रश्न क्या है कि समवाय, अभी हमने समवाय विधि की थी, तो समवाय से दूसरा प्रश्न है समवाय एक प्रकार से है। यानी समवाय विधि जो कि एक विधि है समवाय विधि, तो समवाय यहां पर क्या है? समवाय जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो किससे संबंधित होता है? तो समवाय एक प्रकार से है, पहला विकल्प, एक समकालीन विचार, समवाय का अर्थ क्या है यहां पर सीधे सीधे आपको यह बताना है। दूसरा, शिक्षा में नवाचार। तीसरा, शिक्षा में नवीन क्रांति। और चौथा है शिक्षा में संपूर्ण वातावरणीय ज्ञान। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहे होंगे चार ऑप्शन। तो इनमें से बताना है समवाय एक प्रकार से क्या है, समवाय का जो विचार है वो किससे संबंधित है। तो या एक समकालीन विचार है, या फिर शिक्षा में नवाचार है, या फिर नवीन क्रांति है, या फिर शिक्षा में संपूर्ण वातावरणीय ज्ञान को समवाय कहते हैं। तो इसका सही विकल्प होगा, जिन्होंने पढ़ रखा है, वो होगा चौथा। यानी शिक्षा में जो संपूर्ण वातावरणीय जो ज्ञान जब दिया जाता है तो उसे कहते हैं समवाय। यानी समवाय क्या क्या कहता है? बालकों को अपने वातावरण से संबंधित जितना भी ज्ञान होता है उसे दिया जाए, उसे कहते हैं समवाय। तो समवाय विधि बहुत ही रोचक विधि है और इसको समझना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो इसको जब हम लेक्चर करेंगे, और लेक्चर आप तभी कर पाएंगे जब इसे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और जब इसे बहुत बहुत शेयर करेंगे, तब आपका यह जो समवाय विधि है वो आपकी हो पाएगी। ठीक है, अब हम अंतिम प्रश्न ले रहे हैं, इसके बाद इस लेक्चर को क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। तो अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही कॉमन प्रश्न है और कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 क्या है? प्रश्न नंबर 6, निगमन विधि। और आप सभी से परिचित भी होंगे कि क्या होती है निगमन विधि। तो निगमन विधि का शिक्षण सूत्र है
निगमन विधि का शिक्षण सूत्र है। यानी आपको बताना है जो निगमन विधि होती है, एक होती है आगमन, एक होती है निगमन। तो निगमन विधि का जो शिक्षण सूत्र है वो इनमें से कौन सा है? मैं दे रहा हूं विकल्प। पहला विकल्प है मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर। नंबर दूसरा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तीसरा विकल्प, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। और चौथा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ये आपके 4 विकल्प हैं और ये आपका अंतिम प्रश्न है, तो ये आपको बिल्कुल सही करना है। तो निगमन विधि का शिक्षण सूत्र कौन सा होता है इनमें से? वो होता है संश्लेषण से विश्लेषण। ठीक है, बाकी के जो सूत्र होते हैं वो फिर किसके हैं? वो है आगमन विधि के। किसके हैं? आगमन विधि के। तो मूर्त से अमूर्त आगमन विधि का सूत्र है, स्थूल से सूक्ष्म आगमन विधि का सूत्र है, और ज्ञात से अज्ञात किसका सूत्र है? आगमन का। लेकिन अगर इनको पलट दिया जाए, कर दिया जाए अमूर्त से मूर्त, तो किसका बन जाएगा? निगमन का। सूक्ष्म से स्थूल, निगमन का। ठीक है, ये तो है ही संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, और इसको कर दिया जाए अज्ञात से ज्ञात की ओर, तो ये बन जाएगा निगमन विधि का शिक्षण सूत्र। अब ये होते क्या है शिक्षण सूत्र? ठीक है, और आगमन विधि क्या होती है, निगमन विधि क्या होती है? तो इसके लिए आपको जो हम लेक्चर करेंगे शिक्षण विधियों पर हिंदी भाषा के लिए, तो वो आपको देखना होगा। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूं बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और ये आपने प्रश्न जो है वो आपने नोट भी किए होंगे, और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल है उसके माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, नमस्कार।